13 जनवरी को बिहार जाएंगे पीएम मोदी। मोतिहारी में आईओसी प्रोजेक्ट का करेंगे उद्घाटन। अयोध्या को राममय करने की पूरी तैयारी। 22 जनवरी तक बसों में बजेंगे राम भजन। परिवहन विभाग ने जारी किए निर्देश। और अधीर रंजन चौधरी के बयान पर दिलीप घोष ने किया पलटवार। कहा केंद्रीय संस्थाएं भ्रष्टाचार और हिंसा के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं। उत्तर भारत में ठंड से राहत के आसार नहीं। दिल्ली में कड़ाके की सर्दी बरकरार। हिमाचल में येलो अलर्ट जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का महासंग्राम। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। उत्तराखंड में अपने दमदार फैसलों से धामी लगातार सुर्खियां बनाए हुए हैं। चाहे वो नकल विरोधी कानून हो या क्षैतिज आरक्षण का मुद्दा, धामी ने बड़ी ही बारीकी और अक्लमंदी से हर फैसला लिया है। अब धामी के दमदार फैसलों की आपको बता दें कि फहरिस्त में एक और फैसला जुड़ गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नए साल पर भू कानून को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। धामी ने बाहरी लोगों के उत्तराखंड में जमीन खरीदने पर रोक लगा दी है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में अपने दमदार फैसलों से धामी लगातार सुर्खियां बनाए हुए हैं। चाहे वो नकल विरोधी कानून हो या क्षैतिज आरक्षण का मुद्दा, धामी ने बड़ी ही बारीकी और अक्लमंदी से हर फैसला लिया है। अब धामी के दमदार फैसलों की लिस्ट में एक और फैसला जुड़ गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नए साल पर भू कानून को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। धामी ने बाहरी लोगों के उत्तराखंड में जमीन खरीदने पर रोक लगा दी है। धामी सरकार ने आदेश जारी करके कहा है कि अगले आदेश तक सभी जिलाधिकारी उत्तराखंड से बाहर के व्यक्तियों को कृषि और बागवानी के उद्देश्य से भूमि खरीदने की अनुमति नहीं देंगे। यानी जो लोग उत्तराखंड के मूल निवासी नहीं हैं, वे यहाँ खेती और बागवानी करने के लिए जमीन नहीं खरीद सकते हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही कई जिलों में स्थानीय लोगों और कई समाज सेवी संस्थाओं ने सीएम धामी से प्रदेश में भू कानून लागू करने की मांग की थी और रैली निकाली थी, जिसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। लेकिन धामी सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस सवाल उठा रही है और इसे हवाई बता रही है, जबकि बीजेपी इस फैसले का स्वागत कर रही है। देखिए, ऐसा है, जहाँ तक भू कानून की बात है तो मैं इसकी बात शुरू करती हूँ कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने अपनी जनता को किए हुए जो वायदे थे उस पर वो धरातल पर उतरते दिखाई देते हैं और वायदे को पूरा करते दिखाई पड़ते हैं। उत्तराखंड को बनाने में महिलाओं का जिस प्रकार से योगदान था, तो उनको 30% क्षैतिज आरक्षण देने की बात ले लीजिए, या तो फिर सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून ले लीजिए, या धर्मांतरण कानून ले लीजिए हमारी देवभूमि में जो लागू हुआ है, ये सभी कानून लागू करने वाले यही मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। और जहाँ तक भू कानून की बात है तो भू कानून को भी कमेटी को सौंपी गई है ये बात, और अब देखा जाएगा कि कमेटी की रिपोर्ट क्या आती है। और जहां तक कांग्रेस की बात है तो नारायण दत्त तिवारी जी ने एक आंदोलनकारियों का भी आरक्षण का वो निकाला था। वो किस प्रकार निकाला था, विधानसभा में वो विधेयक को पारित तक नहीं करवाए थे और उन्होंने मुंह जवानी उस चीज को बोल दिया था, जिसके बाद हजारों तादाद में छात्र और छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ हुआ था और लोगों के रोजगार छिन गए थे। तो उसको भी देखे, अपने काले कारनामों को ये क्यों नहीं देखते हैं। अपने काले कारनामों को देखेंगे तो इमरजेंसी भी इनको दिखाई देगी, स्टाम्प घोटाला भी इनको दिखाई देगा और जीप घोटाला भी इनको दिखाई देगा। भ्रष्टाचार के जनक जो हैं वो हमें ये ना बताएं कि हम लोगों को कितने अच्छे तरीके से उत्तराखंड का भला करना है। जो वायदे हमने किए हैं उत्तराखंड को आने वाले दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने का, वो वायदे पर हम खरे उतर रहे हैं। जनता हमें स्वीकार कर रही है और इस मोहब्बत की दुकान को बंद कर रही है। और बेहतर होगा कि धीरज साहू का एक बार पुतला फूके, जहां पे से मोहब्बत की दुकान ने ले जाके सारे पैसे को एकत्रित किए। 7 साल से जो सरकार हो, जो पुराना भू कानून है उसको ही समाप्त कर दिया गया हो जिस सरकार ने, तो आप उस सरकार से उम्मीद कर सकते हैं वो सरकार कुछ देगी आपको। सरकार कहीं कुछ नहीं देगी।
सरकार कतई भू कानून के प्रति गंभीर नहीं है। अगर ये सरकार गंभीर होती तो 2018 में उसमें संशोधन करके ओपन फॉर ऑल करती हो। तो मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कि हम लाएंगे, कब लाओगे, कब आपकी समिति बनेगी, कब वो समिति काम करेगी, कब लोगों की आप राय लेंगे? जब उत्तराखंड लूट जाएगा तब। ये जांच होनी चाहिए 2017 से लेकर अभी तक, 2017 से लेकर अभी तक जिन जिन लोगों ने जो संपत्तियां उत्तराखंड में खरीदी हैं उसकी जांच सरकार को करानी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए। कैसे जिन अधिकारियों ने ज़मीन खरीद फरोख्त की है, किसके इशारे पे की है, इसका खुलासा सरकार को करना चाहिए। वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के लिए नया भू कानून तैयार करने के लिए प्रारूप समिति गठित की गई है। इसलिए प्रदेश हित और जनहित में यह निर्णय लिया गया है कि भू कानून समिति की आख्या प्रस्तुत करने तक या अग्रिम आदेशों तक जिलाधिकारी राज्य से बाहर के व्यक्तियों को कृषि एवं उद्यान के उद्देश्य से भूमि क्रय करने की अनुमति के प्रस्ताव में निर्णय नहीं लेंगे। मुख्यमंत्री धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर भू कानून को लेकर अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक भी की, जिसमें सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि भू कानून के लिए बनाई गई कमेटी द्वारा बड़े पैमाने पर जन सुनवाई की जाए और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों और विशेषज्ञों की भी राय ली जाए। इसके अलावा भू कानून के लिए विकेंद्रीकृत व्यवस्था के लिए गढ़वाल और कुमाऊं कमिश्नर को भी शामिल किया जाए। आपको बता दें कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड में भूमि खरीदने से पहले खरीदार की भूमि खरीदने के कारण और सत्यापन किए जाने के आदेश दिए थे। आपको बता दें कि राज्य में पिछले कुछ वर्षों में तेजी से कृषि भूमि खरीदने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। लगातार ये मुद्दा उठ रहा है कि कृषि भूमि को बाहरी राज्यों के लोग आकर खरीद रहे हैं और प्रदेश के लोगों का शोषण किया जा रहा है। लेकिन अब धामी सरकार ने बाहरी लोगों के प्रदेश में जमीन खरीदने पर रोक लगा दी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि धामी सरकार प्रदेश में भू कानून कब तक लागू करती है। एनबी न्यूज के लिए देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई ऐसे बड़े फैसले हैं जो लेते रहते हैं। अब कहीं ना कहीं देखा जाए कि उत्तराखंड में बाहरी लोगों के लिए जमीन खरीदी पर रोक लगाने की जो सतत प्रक्रिया है वो भी पुष्कर सिंह धामी की तरफ से लगातार बड़े फैसलों में शामिल हो गया है। लेकिन कांग्रेस इसको लेकर लगातार सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि सारी बातें हवा हवाई हैं, इससे कोई भी विकास नहीं होगा और कहीं ना कहीं देखा जाए जो भी वादे सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं और जनता की भलाई के लिए एक भी उसमें वादा नहीं है और जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं उतर पाता है। तो लगातार कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार और कड़े कड़े फैसले ले रहे हैं जिससे प्रदेश की जनता खुशहाल हो सके। और इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए हैं। ललित जोशी जी हैं, पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हैं कांग्रेस उत्तराखंड से। साथ ही मजहर नईम नवाब जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी उत्तराखंड से। साथ ही गणेश पाठक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तीनों मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले नईम साहब आप ही के पास आएंगे। जो भू कानून को लेकर चर्चाएं तेज है उत्तराखंड में कि भू कानून पास होते ही बाहरी लोग उत्तराखंड में जमीन नहीं खरीद पाएंगे, लेकिन कांग्रेस इसको हवा हवाई बता रही है। गणेश पाठक जी आवाज आ रही है आपको?
मजहर साहब आवाज आ रही है आपको? गणेश पाठक जी आपको आवाज आ रही है? हेलो। मजहर साहब आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है। बिल्कुल मजहर साहब, जो भू कानून को लेकर लगातार पुष्कर सिंह धामी के लिए पुष्कर सिंह धामी फैसला ले रहे हैं कि जो बाहरी लोग हैं उत्तराखंड में जमीन नहीं खरीद पाएंगे, लेकिन कांग्रेस इसको हवा हवाई बता रही है। देखिए, ये तो कांग्रेस के पास आज कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस के पास कोई बेरोजगार हो गई। उत्तराखंड की कांग्रेस, पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस बेरोजगार हो चुकी है। लेकिन जब यहाँ के विकास के लिए, यहाँ के लोगों के जो यहाँ पर उत्तराखंड छोटा स्टेट, आखिरकार उत्तर प्रदेश से अलग होने की वजह क्या रही? यही वजह रही कि यहाँ गाँव का कब्जा था और यहाँ की जो यहाँ भौगोलिक स्थिति है, यहाँ की स्थिति के बारे में बेरोजगारी और पलायन का चरम सीमा पर था। आज पर बड़े बड़े उद्योग लोगों ने लगाए और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े जो है टूरिज्म के, जैसे आप देखिए रामनगर है या पहाड़ी क्षेत्रों में रिसोर्ट बनाए। लेकिन यहाँ के लोगों को क्या फायदा हुआ उससे? यहाँ के लोगों को क्या रोजगार मिला? 2004 में कांग्रेस पंडित नरेंद्र तिवारी ने एक पैकेज मांगा माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से, और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने एक पैकेज दिया, उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया और ये उद्योग पैकेज दिया। और हमारी जो जमीनें थी कम रेटों पर जो है उद्योग लगाने के लिए जमीनें दे दी गई। जो सिटकुल हमारा रुद्रपुर और आपके हरिद्वार और सब जगह ये सिटकुल लगाया, देहरादून में भी सिटकुल है। और आखिरकार हमने सिटकुल को, फैक्ट्रियों को जगह दे करके ये बात तय हुई कि इनको हम सहूलियतें देंगे, बिजली कम दामों पर देंगे, इनको हम जो है उद्योग लगाने पर जो है सब्सिडी देंगे। सरकार ने सब्सिडी भी दी, लेकिन 25% इसे 40% जो वर्कर रखेंगे वही उत्तराखंड के जो हमारे युवा बेरोजगार हैं उन्हें रखेंगे। मैं देख रहा हूँ कि उन बेरोजगारों की फौज तो बढ़ रही है, उनको रोजगार तो मिला नहीं है। हेलो जी सुन रहे हैं। लेकिन पलायन तेजी से बढ़ा जी, और कांग्रेस को चिंता नहीं हुई कांग्रेस की सरकारों में। तो आज यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए, यहाँ के रोजगार को देखते हुए, यहाँ के युवाओं के भविष्य को देखते हुए ये कानून लाने की आवश्यकता पड़ी जी। और ये पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा दिल करके ताकतवर रूप में सरकार जो चला रही है, सरकार अपनी ताकत का एहसास करा रही है। ताकतवर सरकार है, जो ईमानदार सरकार है, जो भ्रष्टाचार को मुक्त करना चाहती है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार जमीन घोटालों में हुआ, जमीन भूमाफियाओं ने यहाँ पर कब्जा किया। सरकार ने अगर बड़ा कानून लाई, बड़ा दिल दिखाया है तो ये उसका स्वागत करना चाहिए। कांग्रेस ने, आम जनता स्वागत करना चाहिए। चलिए ठीक है, आएंगे नईम साहब, आएंगे भी, नईम साहब आएंगे भी। ललित जोशी जी आवाज आ रही है आपको? ललित जोशी जी आवाज आ रही है? आखिरकार कांग्रेस में जो जमीन के काम करने वाले भूमाफिया है, उनका बोलबाला है, वही विरोध कर रहा है। मुख्यमंत्री के फैसलों पर जनता और उत्तराखंड की जनता ऐतिहासिक स्वागत कर रही है। गणेश पाठक जी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। बिल्कुल गणेश पाठक जी, भू कानून आने से क्या किसी को नुकसान होने वाला है? जिस प्रकार से देखा जाए बीजेपी तो उसके फायदे गिना रही है, लेकिन कांग्रेस इसको हवा हवाई बता रही है और कह रही है कानून ठीक नहीं है। देखिए, जो ये कानून आया है वैसे अस्थायी है, एक आदेश जारी हुआ है। ये अभी बहुत ज्यादा परफेक्ट 100% भूमि घोटाला या भूमि अतिक्रमण या जो भी अभी नए नवाब साहब बोल रहे थे, उसको, उस सपने को ये साकार नहीं करता है। देखिए, केवल एग्रीकल्चर की भूमि को ही किया गया है। अब आप मकान बनाने के लिए या उस ये काम करने के लिए तो जमीन पर अभी कोई रोक लगी नहीं हुई है। उस पर ये बात यह है कि ये जो राज्य का गठन, जब राज्य की लड़ाई लड़ी जा रही थी 90 के दशक में, उससे पहले तो सब लोगों का, राज्य आंदोलनकारियों का, हम लोगों का एक बिल्कुल मतलब ये मांग थी कि यहाँ पर हिमाचल की तर्ज पर वो कानून लाया जाए जो बाहरी लोगों को, भू कानून ऐसा हो कि जो बाहरी लोगों के यहाँ भूमि खरीदने पर रोक लगाए। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि इस राज्य की 2-3 मांगें थी। एक गैसें राजधानी को लेकर थी, भू कानून को लेकर थी और रोजगार को लेकर जो मांग थी, ये सारी मांगें जो है ठंडे बस्ते में गई। पहली नरेंद्र तिवारी जी की सरकार आई और उन्होंने भी, जी ने भी इस भू कानून को लागू नहीं किया।
अगर मतलब अगर ये भू कानून अगर लागू कर लिए होते, हिमाचल के तर्ज पर अगर यहाँ भू कानून अगर आ गया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। उसके बाद खंडूरी साहब की सरकार आई, निशंक जी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद आपके बोगड़ा जी मुख्यमंत्री बने, हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बने, और त्रिवेंद्र रावत जी के दौर में इसको और ज्यादा खुलापन इसमें लाया गया। और अब जाके धामी जी ने थोड़ा सा चाबुक दिखाने की कोशिश किया। ये केवल एक चाबुक है, ये आप जमीन को रोक नहीं सकता है, अभी भी नहीं रोकने वाला है ये, क्योंकि जो केवल एग्रीकल्चर लैंड है। पहली बात यह है कि आपकी एग्रीकल्चर लैंड कितनी है। मैं आपको तिवारी जी एक बहुत बात बताऊं कि हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया है सरकार के लिए कि सरकार को ये बताने को कहा गया है कि आप जाएंगे और आपकी मतलब जमीनों को चिन्हीकरण के लिए कि आप एक जोन बनाइए, इंडस्ट्रियल जोन बनाइए, एग्रीकल्चर जोन बनाइए, जो आपके ये सारी चीजें होंगी, आवासीय जोन बनाइए। अभी तक राज्य गठन के बाद किसी भी शहर में कोई भी मास्टर प्लान लागू नहीं हुआ। देखिए देहरादून को थोड़ा सा अगर आप छोड़ दें, देहरादून के इलाके को, देहरादून शहर को अगर छोड़ दें, तो किसी भी शहर में मास्टर प्लान लागू नहीं हुआ। बहुत ही अनियंत्रित, अनियमित और एक बिल्कुल भयंकर त्रासदीपूर्ण डेवलपमेंट हो रहा है और बिल्कुल कंक्रीट का जंगल बन रहा है। ये क्या देन है? उसी की देन है। अब आपको ये नवाब साहब से पूछेगा, आप जब ये भीमताल का इलाका है, इधर मुक्तेश्वर का इलाका है, तो ये इस इलाके में जाए, यहाँ से लेके रानीखेत अल्मोड़ा तक दिल्ली के सारे लोगों ने, दिल्ली या तमाम राज्यों के लोगों ने जमीनें खरीद ली हैं। बड़े बड़े उद्योगपतियों ने यहाँ पे रिजॉर्ट बना लिए हैं, कई लोगों के याची के अड्डे बने हुए हैं। तो ये एक बहुत मजाक हो रहा है। मतलब आप ये मान के चले कि उत्तराखंड में जमीन के सवाल को लेकर मजाक हो रहा है। जो भू कानून की जो मांग उठ रही है, ये बहुत ही जब ज्यादा हो गया, सिर्फ पानी सिर से ऊपर जब चला गया है, उस बात को लेकर पाठक जी आएंगे अभी। ललित जोशी जी आवाज आ रही है आपको? ललित जी आवाज आ रही है आपको? ललित जी सुन पा रहे हैं मुझे आप? हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। बिल्कुल ललित जी, जो भू कानून उत्तराखंड में लाया जा रहा है, कांग्रेस कैसे देखती है इसको? देखिए, ये तो नई बोतल में पुरानी शराब पेश कर दी गई है जनता के सामने। इसको आप यूं कर करके चलिए, इसमें ऐसा कुछ भी नया नहीं है। हालांकि देखिए, भू कानून हो या कोई भी कानून हो, वो उत्तराखंड के लोगों की जिस चीज में सहभागिता हो, जिस चीज में उत्तराखंड के लोगों का लाभ छिपा हो, ऐसे हर किसी विषय पर का स्वागत हम करते हैं। लेकिन जो ये भू कानून है, अगर आप तो कोई बहुत ही करीब से देख करके, तो ये तो कुछ नहीं करा उन्होंने। डीएम साहब से लेकर करके और जो है वो शासन को दे दिया गया कि साहब अगर कोई बाहर वाला आएगा तो पहले वो हमसे मुखातिब हो, और मुखातिब तो होने का मतलब आप जानते ही हैं इस गवर्नमेंट में क्या है। तो मेरे को तो कोई बहुत चीज लगती है। देखो, होना ये चाहिए, देखिए कहीं पर भी आप भू कानून बनाए जो लोकल के लोगों की इतनी सहभागिता हो कि उनका रोटी पानी, उनका धंधा, उनका बिजनेस वहीं रह कर करके चले, ऐसे भू कानून का तो फायदा है। खाली ये भू कानून आपने बना दिया कि हम दिखावटी कि साहब ये दिखावटी ये नहीं करेंगे तो हम करेंगे, इस तरह का अगर आपने दिखावटीपन दिखा दिया, तो मैं नहीं समझता कि इससे बहुत बड़ा लाभ होने जा रहा है उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में। यूथ की जहां तक बात करें, देखो यूथ हमारे यहाँ आज के दिन में अभी भी 20 साल के उत्तराखंड बनने के बाद भी अधिकांश यूथ अपना रुख बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज की तरह करता है। उसका कारण क्या है कि हम अभी तक अपनी नीति नहीं चला पाए कि ये राज्य चलेगा आखिर किस बेस पे, पर्यटन पे चलेगा, हमारे जल जंगल जमीन को साथ लेते हुए चलेगा, हमारे धार्मिक पर्यटन पे चलेगा, हमारे भूभाग में जो साहसिक पर्यटन होता है उस पर चलेगा। तो कोई नीति तय कहाँ है इस राज्य की? आप बताओ। ऑर्गेनिक नीति तय नहीं इस राज्य की। साहब ऑर्गेनिक अगर आपने इस राज्य को बना दिया होता, जैसे कभी आप हिमाचल को देख लें, तो वहां पर जो है एक अभियान सा चलाया था तत्कालीन कांग्रेस की यशवंत सिंह परमार की सरकार ने। उसने घर घर जाकर कर करके पूरे बगीचे लगवाए। आज तो प्रतिफल वहां के लोग उसका फ्री में लगवाए था, कोई सब्सिडी सब फ्री में दे दिया उन्होंने। और उसका प्रतिफल ये हुआ कि आप सेव के रूप में जहां राज्य आत्मनिर्भर हुआ, जहां पर लोग जो है यूथ था उसको रोजगार मिला, और साथ ही साथ उनकी पीढ़ियों से वो चीज चली आ रही है। आप भू कानून का आप जो रोक लगाने की के नियत से अगर ये करते हैं, तो तब सिर्फ रोक लगाना इसका अकेले इलाज नहीं है। इसमें रोक लगाने के बाद हमारे युवाओं को उसका क्या लाभ मिले,
इसका खुलासा सरकार को करना चाहिए। नहीं तो ये तो कुछ नहीं है, आपने यहाँ से उठाया वहां से आदेश दे दोगे कि साहब हमने ये करना है। और अधिकांश जो हमारी पब्लिक है अभी भी अधर में है, अभी भी अधर में है। आप ये मत सोचिएगा कि इसके बाद जो है कि बहुत बड़ी 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 कंपनी, अब आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ, रिलायंस है, रिलायंस ने स्टोर खोले, बड़ी कंपनी को आपने ला करके ऑर्डर दिया, बाकी सारी छोटी छोटी दुकानें बंद हो गई लोगों की। आप समझना, मैं हल्द्वानी जैसे शहर में रहता हूँ, एक उदाहरण के तौर पर देता हूँ, तो वही यहाँ भी होगा। अभी तो बेचारा रोजगार जो कर भी रहा था, आप अगर एक ऐसा भू कानून जो कि बाहर वालों के लिए फ्रेंडली और अपने लिए गड्ढा खोद दे, तो ऐसा भू कानून नहीं चाहिए। और जिस भू कानून में हमारे बाहर जो अधिकांश जो अधिकारीगण हैं, जो लोग अन्य राज्यों से आकर करके अधिकारीगण, कुछ एक लॉबी है, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ, कुछ एक लॉबी है ऐसी 10-15% कुल ये लॉबी है जो मलाईदार पदों में बैठे हुए हैं। उनका सिर्फ एक काम है कि वो बड़े नेताओं को टापते हैं, उनको उनकी जेबें गर्म करते हैं और मलाईदार पदों में बैठे रहते हैं सालों दर सालों। वो दरअसल नीतियां बना रहे हैं इस स्टेट की। ठीक है, क्या बनाएंगे? आएंगे जोशी जी, आएंगे जोशी। नईम साहब, सुना आपने ललित जी को? जो ये बात कहानी सुना रहे हैं जी, ये आंकड़ों से बात कर रहे हैं। 2012 में जब बोगला जी की सरकार आई, उसके बाद हरीश रावत जी की सरकार रही 2 साल के बाद जी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जो बाहर के लोगों की रजिस्ट्रियां हुई, मुक्तेश्वर, भीमताल, हमारे पाठक जी अभी बता रहे थे, रामनगर, रानीखेत, और हमारे जैसे क्या नाम है बागेश्वर के एरियो में गरुड़ है और पिथौरागढ़ के क्षेत्रों में जो ज्यादा रजिस्ट्रियां हुई है 2014 से 2017 तक भू माफियाओं ने जमीन को खुर्द-बुर्द किया। करोड़ों एकड़ जमीन जो है वो बाहर के लोगों के नाम रजिस्ट्रियां हुई। ये आज का कब्जा नहीं है जी। आज सरकार उसको सही करना चाहती है तो ये विरोध करते हैं, क्योंकि इनके लोगों ने जमीनें खरीद रखी हैं। ये चीख इसलिए चीख मार रहा है, भाई जनता तो चीख नहीं रही, जनता तो इस कानून का विरोध नहीं कर रही है। जो मुट्ठी भर राजनीति लोग हैं, जो राजनीति लोग वो लोग हैं जिन्होंने जमीनों पर कब्जा किया है, जो भू माफियाओं के साथ बैठ करके उत्तराखंड में लूट खसोट 2014 से लेकर 2017 तक इस प्रदेश पे मची। आखिरकार बार बार हरीश रावत जी को चुनाव में जनता नकार रही है। क्यों चुनाव हरा रही है, क्या वजह है? और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिला है। भारतीय जनता पार्टी को दोबारा सरकार में एक समर्थन के रूप में जो पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री के रूप में सफलता मिली है, ये जनता का मैंडेट है जी। जनता के कामों का मैंडेट है ये। और 2024 का चुनाव आ रहा है, फिर इनको रिजल्ट मिल जाएगा। जो कांग्रेस के लोग आज ठीक है, आएंगे नईम साहब, आएंगे भी। ललित जोशी जी, देखिए नईम साहब का कहना है कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो जनता तो विरोध कर नहीं रही, सिर्फ चंद लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, उसमें कांग्रेस भी शामिल है। जोशी जी, 75% जमीन भू माफियाओं के कब्जे में उत्तराखंड की। और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर के बात करने वाला हूं कि उन लोगों ने जिन्होंने 2014 में जमीनों पर कब्जा किया और जिन्होंने जमीनों की रजिस्ट्रियां कराई जी। जो एक जमीन पूर्व में जब उत्तराखंड बना था कि इतनी जमीन आप ले सकते हैं, लेकिन एक ही परिवार 6 लोगों के नाम से जमीन खरीद रहा है यहाँ पर। जब उसको लगा कि इतनी जमीन यहाँ उत्तराखंड में हमें एक नाम से नहीं मिलेगी, उसने 6 नाम से खरीद ली। और आज भारी रेटों पर वो जमीन का सौदा कर रहा है। जो जमीन हमारी फ्री में खरीदने का काम उत्तराखंड के लोग निवासियों से किया है, लूट खसोट मचाई है जी। अब देखिए गोलापार क्षेत्र में जो हमारे हरिजन लोग, जो हमारे बेचारे पिछली जाति के लोगों की जमीनें थी जो नहीं बिक सकती थी, 2014 में अनुमति देकर के उन जमीनों को फुर्द करने का काम किया गया। ये किसकी सरकार में हुआ? आखिरकार इसकी जांच होगी, और जब बड़ी जांच होगी तो खुलकर के सामने आगा ना। चलिए ठीक है जोशी जी, आएंगे भी, आएंगे। गणेश पाठक जी, आवाज आ रही है आपको? पे वार होता है तभी वो चीख मारता है, वही लोग विरोध करते हैं। ठीक है जोशी जी, आएंगे भी। गणेश पाठक जी, आपको आवाज आ रही है? गणेश पाठक जी, जी आ रही है।
गणेश पाठक जी, समझेंगे अभी आपने बताया था कि काफी समय पहले ही जमीन की खरीदारी हो चुकी थी, कुछ आपने क्षेत्र बताया, चाहे वो भीमताल हो, रानीखेत हो, ऐसे कई क्षेत्र थे। आपने बताया कि उत्तराखंड में दिल्ली के लोग आके अय्यासी का अड्डा बना के बैठे हैं। ये भू कानून आने के बाद क्या उन पर भी कोई एक्शन बनाने की जरूरत है? क्योंकि जिस प्रकार से देखा जाए कांग्रेस हमलावर है, अगर बिल्कुल पहले बिल्कुल से यही जी जी, यही तो ये कांग्रेस यही हम कह रहे हैं कि जी देखिए जी सरकार को धामी जी भू कानून लाए हैं, उसका जी स्वागत करना चाहिए। एक बिंदु, दूसरा बिंदु ये है कि राज्य गठन के बाद अभी तक जितनी जमीन खरीदी गई है, जो बाहरी जी लोगों ने जमीन खरीदी है, उस जमीन पर श्वेत पत्र जारी होना चाहिए। जी देखिए ये पता चले कि किस कार्यकाल में कितनी जमीन खरीदी गई और ये भी पता चले कि किन लोगों ने जमीन खरीदी है। जैसे अभी कुमार साहब बता रहे थे कि एक परिवार के 6 लोग हैं और 6 लोगों के नाम पर रजिस्ट्रियां हुई है, जी तो जाहिर है कि ये चीजें आएंगी, वो सामने तब आएंगी। जी अगर इस पर कुछ नहीं किया, आप एक भू कानून ले आए और आज आपने जी हिमाचल की तर्ज पर यहाँ पर भू कानून अगर लागू कर भी दिया, तो उसके फायदे क्या होंगे? जी उसका फायदा नहीं होगा जब तक आप ये नहीं करेंगे कि साहब जो अय्यासी के अड्डे बने हुए हैं, जो तमाम पूंजीपतियों ने यहाँ पर जमीनें खरीदी हैं, जो यहाँ के मूल लोग हैं, वो लोग जो बेघर हो रहे हैं, वो जी आपको मतलब आपको मैं तिवारी जी एक बहुत जी ही मतलब शर्मनाक उदाहरण है आपको यहीं का भवाली का एक उदाहरण है कि एक परिवार में उसका नाम यहाँ देना चाहूंगा, वो परिवार है, उसने एक दिल्ली के पूंजीपति को जमीन खरीदी, आज वो वहाँ माली का काम कर रहा है। जी तो ये जो दर्दनाक कहानी है, तो ये आखिर ये जो आंसू निकल रहे हैं, उस आदमी के जो आंसू निकल रहे हैं, उसका जवाब कौन देगा? जी तो बेसिक ये है कि सरकार को सेल आना चाहिए। एक दूसरा जो सारी चीजें जो भू कानून है, उस भू कानून को हिमाचल की तर्ज पर लाना चाहिए। ये लंगड़े कानून की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल लंगड़ा सही कहा कानून। गणेश पाठक जी, सही कहा। अगर भू कानून आ रहा है तो पूरी अच्छे तरीके से लागू होना चाहिए। इसे हिमाचल में लागू, इसे उत्तराखंड में लागू होना चाहिए। छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड का महासंग्राम। आगे बढ़ते हैं। देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। बता दें कि उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं जिन पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी ने अब की बार 400 पार तीसरी बार मोदी सरकार का नारा तय किया है। विपक्ष को मनोवैज्ञानिक लड़ाई में भी पीछे छोड़ने के लिए पार्टी ने चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले कम से कम 100 सीटों पर उम्मीदवार घोषित करने की रणनीति बनाई है। वहीं उत्तराखंड में बीजेपी ने अब की बार 400 पार के संदेश के साथ लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने दीवार लेखन अभियान का श्री गणेश भी कर दिया है। महेंद्र भट्ट के मुताबिक दीवार पर लिखा जाने वाला प्रत्येक वाक्य प्रतिबद्धता और संकल्प का प्रतीक है। इसके अलावा बीजेपी लगातार बैठकें कर चुनावी रणनीति बना रही है। बीजेपी लगातार विभिन्न माध्यमों के जरिए अपनी उपलब्धियां बता रही है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी के इस स्लोगन पर टेक्निकली हमला कर रही है। रिपोर्ट देखिए। देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। बता दें कि उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं जिन पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी ने अब की बार 400 पार तीसरी बार मोदी सरकार का नारा तय किया है। विपक्ष को मनोवैज्ञानिक लड़ाई में भी पीछे छोड़ने के लिए पार्टी ने चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले कम से कम 100 सीटों पर उम्मीदवार घोषित करने की रणनीति बनाई है। वहीं उत्तराखंड में बीजेपी ने अब की बार 400 पार के संदेश के साथ लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने दीवार लेखन अभियान का श्री गणेश भी कर दिया है। महेंद्र भट्ट के मुताबिक दीवार पर लिखा जाने वाला प्रत्येक वाक्य प्रतिबद्धता और संकल्प का प्रतीक है। इसके अलावा बीजेपी लगातार बैठकें कर चुनावी रणनीति बना रही है। बीजेपी लगातार विभिन्न माध्यमों के जरिए से अपनी उपलब्धियां बता रही है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी की इस स्लोगन पर टेक्निकली हमला कर रहा है। देखिए, हम 160 उन सीटों पर बहुत तेज़ी के साथ हमने फोकस किया है और आगे भी कर रहे हैं जो हमने अब तक नहीं जीती, और 302 तो हमने पिछली बार जीती थी, तो 160 वो और 300 ही। तो निश्चित तौर पर अब की बार हम 400 पार करेंगे। और जिस प्रकार जनता का उत्साह है, जो हमने कमिटमेंट किए थे, उन कमिटमेंट से बढ़कर हमने काम किए हैं। 370 राम मंदिर जैसे मुद्दे तो पीछे छूट गए हैं,
उनको तो हमने कंप्लीट कर दिया, लेकिन जो हमने वादे नहीं किए थे उनको भी हमने पूरा किया है। हमने नहीं कहा था कि हम 40 किलोमीटर सड़कें रोजाना बनाएंगे, हमने नहीं कहा था कि हम जो है 150 एयरपोर्ट बना देंगे, हमने नहीं कहा था कि हम जो है एक्सपोर्ट करेंगे, जो आज से पहले सेना सुरक्षा का जो सामान था उसका एक्सपोर्ट नहीं होता था लेकिन आज हो रहा है। हमने नहीं कहा था कि हम जो है भारत को इलेक्ट्रॉनिक का हब बना देंगे, आज से पहले जो है मोबाइल आयात होते थे, आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को जो हमने नहीं कहा था उसको भी हमने करके दिखाया है और सारे जो वादे थे हमने पूरे किए हैं। इसलिए जनता सब जानती है कि अगर विकास कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसलिए हमारा नारा है अब की बार 400 पार। कोई मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने के लिए है, वो देखिए एक सोची समझी रणनीति की तहत है। इतने बड़े भविष्य वक्ता या इतने बड़े ज्योतिषी गणनाकार तो है नहीं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, जो इतने बड़े स्तंभ से कह देते हैं कि हम 400 पार करेंगे। इसका मतलब कहीं न कहीं झोल है। आप देखिएगा पिछले बार भी उन्होंने 300 पार कहा था, जितने कहा था उतनी सीटें आई हैं, कैसे आई हैं, क्यों आई हैं, इससे तो चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर प्रश्न खड़ा होता है। आप कैसे कह सकते हैं, कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजनीतिक दल इतने बड़े दम्भ से कैसे कह सकता है कि मैं इतनी सीटें लड़ूंगी। इसलिए जो ईवीएम पर सवाल खड़े होते हैं वो इसलिए भी होते हैं, कई चीजें हैं और कहीं न कहीं कुछ न कुछ है। ऐसा नहीं है कि इतनी आसानी से ये सब कुछ हो रहा है। और जो भाजपा घमंड में है, लेकिन उससे क्वेश्चन पर कोई मनोवैज्ञानिक दबाव नहीं है। विरोधी पक्ष अपने हिसाब से काम करेगा, अपने हिसाब से रणनीति तय करेगा और भारतीय जनता पार्टी के 2024 के चुनाव में सारे विपक्षी दल मिलकर नाकू चक्के चने चलाने का काम करें। बीजेपी की अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार के नारे के बाद विपक्ष बीजेपी पर एक तरफ जहां टेक्निकली हमला कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग से भी सवाल पूछ रहा है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी में इतने बड़े भविष्य वक्ता या ज्योतिष तो नहीं है कि पहले ही अनुमान लगा लेंगे, लेकिन जितने आत्मविश्वास से बीजेपी कहती है कि वह 400 पार सीट लाएगी, तो इसमें कहीं न कहीं झोल है। और ऐसा ही 2019 में भी हुआ था। जितनी सीट उन्होंने कही थी उतनी ही सीट आई थी। इससे चुनाव आयोग के कार्य प्रणाली पर भी सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल देश के साथ उत्तराखंड में भी चुनावी बिसातें बिछने लगी है, तैयारियां जोरों पर है। अब देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी ही प्रदेश की 5 सीटों पर काबिज रहती है या कांग्रेस कोई कमाल करती है। एनबी न्यूज के लिए देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। सीधे मेहमानों का रुख करते हैं। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। मजहर नईम नवाब जी, आप ही के पास आएंगे। देखिए, जो 400 पार का नारा उत्तराखंड में दिया जा रहा है कि लोकसभा की 400 सीटें आएंगी इस बार, लेकिन कांग्रेस में झोल बता रही है, ईवीएम पर सवाल खड़े कर रही है, चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रही है। देखिए जी, मैं फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस के जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं राहुल गांधी जी, उनकी मानसिक स्थिति बहुत खराब है। क्योंकि जब इन्होंने एनडीए अपना दल बनाया, गठबंधन बनाया, वो गठबंधन बिखरने के कंगार पर है। आज जिस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार अपनी पार्टी को बचाने के लिए रातों रात दिल्ली में आकर के अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष का चेहरा चेंज करते हैं, उनको खतरा महसूस होता है। और एक इनका दल प्रधानमंत्री का दावेदार इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम लेता है तो राहुल गांधी सदमे में आ जाते हैं, पूरी कांग्रेस सदमे में आ जाती है। आज इनकी मानसिक स्थिति लगातार जो इनके बयान आ रहे हैं, ये एक जोक के रूप में जिस तरीके से ये प्रस्तुत करते हैं अपने बयानों को और भारतीय जनता पार्टी पर लगातार आरोप लगाते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, तुमने अगर 70 वर्षों में हिंदुस्तान को जिस मकाम पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले आए हैं 10 वर्षों में, देश का सम्मान और दुनिया में जिस तरीके से भारत का डंका बज रहा है और एक इस पहचान जो भारत की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, विश्व गुरु भी और 5वीं शक्ति के रूप में
दुनिया में भारत का नाम और तीसरे नंबर पर लाने के लिए प्रयास अगर देश के प्रधानमंत्री करते हैं, तुम उनका मजाक उड़ाते हो। उनकी कार्यों को एक मजाक के रूप में, जोक के रूप में लेकर के देश का अपमान करने का काम ये कांग्रेस करती है। और ये जो काम हमने किए हैं जी, तो हमने विकास के काम किए हैं, 10 वर्षों में देश को खड़ा किया है। अंतर आप देखिए, आज दिल्ली यहाँ से अगर हल्द्वानी से अगर दिल्ली जाने की नौबत आए नैनीताल से, तो 4 घंटे में दिल्ली पहुंचता है आदमी। इनके समय में क्या हालत सड़कों की थी। आज सड़कों का जाल और जिस तरीके से हाईवे बनाए गए हैं, जिस तरीके से देश में विकास तेजी से बढ़ा है और भ्रष्टाचार पर छूट की है। जी, नोटों के बंडल पकड़े जाते हैं इनके कार्यकर्ताओं के पास, इनके पदाधिकारियों के पास, जो कांग्रेस का नेतृत्व करने वाले लोग हैं। जी। वो भ्रष्टाचार जब उनके ठीक है। ऊपर चोट पड़ती है, ठीक है नईम जी, आएंगे तो ये भी। भारतीय ठीक है जनता नईम जी। पार्टी की सरकार को बदनाम करने का काम, और इनके पास जी। कोई आरोप लगाने का नहीं होता। इनके पास मात्र जोग होता है कि ये किसी तरीके का के 400 सीटें कैसे आ गई। ठीक है, आएंगे नईम जी, आएंगे भी। ललित जोशी जी, ये बताइए, अगर बीजेपी 400 सीट लाए, 350 सीट लाए, लेकिन इसमें ईवीएम का मैटर कहां से आ जाता है? ईवीएम पर सवाल खड़े कर देते हैं। जब कहीं से आप किसी राज्य में सरकार बना लेते हैं, आप शांत हो जाते हैं। या तो जो विरोध कर रहे हैं, कंटिन्यू विरोध होना चाहिए ना। आप सरकार में कहीं भी किसी राज्य में आते हैं तो वहां भी सरकार मत बनाइए अपनी, या तो ईवीएम में कुछ गड़बड़ी हुई है वहां से, ताकि बीजेपी की सरकार बन रही हो। अगर ईवीएम में कोई गड़बड़ी है, सरकार किसी राज्य में नहीं होनी चाहिए फिर आपकी। ये प्रश्न किससे पूछ रहे हैं आप? जी ललित जी, आपसे पूछ रहा हूं मैं। अच्छा जी। नहीं, मैं आपको ईवीएम वाली बात तो जो है, देखिए अब वो हर पायदान पे जो है ईवीएम वाली बात हो रही है जी, है ना। और मुझे एक चीज तो समझ में नहीं आता, जी, ये जो अभी हमारे एक मित्र बैठे थे, जो इससे पहले नवाब साहब से पहले जो बोल रहे थे, जी, उन्होंने जो एक दो चीजें कही हैं, तो मैं भी उनको दोहराना चाहता हूँ कि कितना दम्भ और कितना घमंड और कितनी सटीकता है आखिर भारतीय जनता पार्टी के बयानों में। मैं आपको एक बात बताता हूँ, होता क्या है ना, ये क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये क्या करते हैं कि कहीं पर जो है 2 जगह ये हरा देंगे जी, और 20 जगह ये अपने आप को खुद को जिता देंगे। जी, ये इनकी स्ट्रेटेजी है। और ईवीएम एक बहुत बड़ा इश्यू है। मैं देखिए इन पर मैं कुछ नहीं कहता जी, बात तो तब है कि जो भारत के संस्थान जो लोकतांत्रिक मूल्यों के नजरिए से पूरे दुनिया में जाने जाते थे, जी, वो एक एक कर करके उन पर सवालिया निशान शुरू होने लग गए हैं और खत्म होने लग गए हैं। कई संस्थान तो ऐसे हैं जो धीरे धीरे फायदे में थे, नुकसान की तरफ जा रहे हैं। आप देख लेंगे कहीं पर भी ओएनजीसी सब आप साल के देखिएगा बैलेंस शीट उनकी आपके ओपन में। असल में ये जो चाह रहे हैं, जैसे चाइना होता है ना, वो दिखाता है कि होता उतना नहीं है जितना वो दिखाता है। वो ही सीधे यहाँ पर पुतिन भी यही करता है और यहीं पर आज के दिन में ये देश के अंदर भी ये हो रहा है। तो ये जो ईवीएम का खेल है, ये कहीं ना कहीं डाउटेबल है। और अगर भारतीय जनता पार्टी को इन सब चीजों से बाहर आना है तो केंद्र में सरकार है भाई, वो सीधे घोषणा करते हैं बैलेट पेपर से कराएंगे, हमारा मुंह चुप हो जाएगा। हमारा मुंह तब चुप होगा ना जब आप हम कोई मांग कर रहे हैं और आप उसको लोकतांत्रिक मूल्यों पर को मानते हुए उसको आप खत्म कर रहे हैं। ठीक है, करा दो, फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उस पर ये जी मसला लेके रहा ये। अब एक दूसरी बात मैं आपसे कहना चाह रहा था, जो आपने मेरे से प्रश्न पूछा था कि साहब कांग्रेस वाले क्यों चुप हो जाते हैं जब उनकी जीत होती है। देखिए, ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति, सामान्य मनोविज्ञान की बात है कि कोई भी व्यक्ति जिसका अपना कहीं पर लाभ हो रहा हो और वो कहीं पर जीत रहा है, जहां पर ईवीएम की हैकिंग या तो इनसे हो नहीं पाई हो और वहां जीत रहा है, और जीतने के बाद वो ये कह दे कि साहब ये ईवीएम खराब, ये नहीं होता है, ये कहीं नहीं होता है। तो इसको आप सामान्यता मत लीजिए। मेरा कहने का मतलब है कि जो केंद्र में सरकार है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब ईवीएम पर इतने बड़े सवाल खुल रहे हैं, यहाँ तो ये छोड़िए, विदेशों में मैं अभी कुछ समय पहले देख रहा था कि इंग्लैंड में एक पत्रकार ने इस बात को उठाया। उसने कहा कि भारत की जो ईवीएम वो डाउटेबल है, और ये कह देना कि साहब आप ईवीएम को हैक नहीं कर सकते। दुनिया में कोई भी अगर चिप है कहीं डली हुई, कोई भी चिप है तो वो हैक होकर उसकी हैकिंग की जा सकती है। और ये बात एक नहीं, कई सिद्धांत, कई बड़े बड़े अधिकारियों ने, बड़े अफसरों ने, बड़े प्रोफेसरों ने इस बात को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया कि हाँ ये हो सकती है। कुछ लोग तो करके दिखाने के, डेमो दिखाने के लिए तक भी तैयार थे। तो ये जो ईवीएम पर अगर वास्तव में ये इतने ईमानदार हैं तो इधर उधर की बात करने के बजाय सीधे सीधे कहते हैं कि भाई अब की बार 2024 का जो चुनाव हो बैलेट पेपर से होगा, सीधे कहते हैं। अब बाकी इस तरीके से मुद्दे घर घर में जो है आपने जो है जो आप कर रहे हैं,
मतलब प्रभु श्री राम के नाम पर जिस तरह से आप वोट लेने की जो राजनीति कर रहे हैं जी, मतलब वो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। आप गिना रहे हैं कि साहब हमने हाईवेज बनाए, आप गिना रहे हैं, अरे अगर कांग्रेस गिनाने में आ जाए ना। और मैं एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ, अगर जी। आप इतने ही बढ़िया थे तो 70 साल में 55 साल अगर कांग्रेस को इस देश के अंदर चुना गया तो यहीं के पब्लिक के लोगों ने चुना, जिन्हें आज पब्लिक आप कह रहे हैं सो कॉल्ड आपको चुन रही है, वैसे ईवीएम चुन रही है आप, लेकिन आप कह रहे हैं आपको चुना गया ना, तो हमारी कुछ ना कुछ हमने अच्छा किया हुआ इसलिए चुना गया। आपको 10 साल आप, हमारा तो आरोप आप पर हमेशा रहेगा जब तक आप बैलेट पेपर चुनाव की न कराएं कि आप ईवीएम के तौर पर आप आ तो गए 10 साल सत्ता में, लेकिन हकीकत यह है कि जितना आपने करा नहीं उससे 50 गुना ज्यादा आपने अखबार खरीद कर आपने कैसे अडानी, इस देश में अडानी और अंबानी चलाएंगे बड़े बड़े चैनल हैं। आप बताओ उनसे आप क्या उम्मीद रखेंगे कि वो आपको जो है। चलिए ठीक है, जोशी जी आते हैं, जोशी जवाब लेते हैं, जोशी जवाब ले लेते हैं। नईम साहब, इनके पास कुछ अडानी अंबानी यही कुछ बस प्रचार प्रसार रहा है जी। मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि अभी जो हिमाचल में वहां पर क्या नाम है छत्तीसगढ़ सरकार थी, वहां चुनाव हुआ, इनकी सरकार चली गई, इन्होंने प्रचार प्रसार किया कि हमारी सरकार आ रही है। राजस्थान में इनकी सरकार थी, सरकार चली गई, ईवीएम पे ये सवाल निशान लगाते हैं, जब ये हार जाते हैं तो ईवीएम पे सवाल निशान लगाते हैं। कर्नाटक में ही जीते तो ईवीएम पे सवाल निशान क्यों नहीं लगाया इन्होंने? हिमाचल में ये चुनाव जीते क्यों नहीं लगाया इन्होंने सवाल निशान? पंजाब में आप जीती तो सवाल निशान क्यों नहीं लगाया इन्होंने? अरे भाई, आप ये ईवीएम लाने वाला कौन व्यक्ति था? ये किसके राज में ईवीएम में चुनाव हुआ? 50 वर्षों में अगर आपने कुछ करा होता देश के लिए तो कश्मीर में हजारों लोगों की मौत नहीं होती। आज कश्मीर शांत है। आपके जमाने में क्या था? सारे लोग वहां से पलायन कर गए थे, फौज पड़ी रहती थी। 1000 दंगे पूरे भारत में हुए आपके समय में। राम जन्मभूमि की बात आप बात करते हैं, क्या हुआ? मुद्दा जिंदा रखा आपने, राजनीति रोटियां सेकी, तुष्टीकरण की राजनीति करी और राम मंदिर का खौफ दिखा करके आपने मुसलमानों को बरगलाने का काम किया, देश में जिस तरीके का माहौल पैदा किया। आज देश में शांति है। अगर 10 वर्षों में एक भी जातिवाद के नाम पर दंगा हुआ तो बताइए। कश्मीर में 335 नईम साहब आएंगे, ठीक है, नईम साहब आएंगे, गणेश पाठक जी के पास आएंगे, उसे समझेंगे कि ईवीएम पर जो बवाल कांग्रेस खड़ा कर रही है क्या वो जायज है, समझेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। गणेश पाठक जी, समझेंगे आपसे, जिस प्रकार से देखा जाए जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं ईवीएम पर सवाल कांग्रेस खड़े करने लगती है, लेकिन जिस राज्य में कांग्रेस सरकार बना लेती है वहां पर कोई सवाल नहीं होते हैं। क्या ईवीएम पर सवाल करना जायज है, समझेंगे आपसे? देखिए तिवारी जी, ईवीएम पर सवाल करना बहुत हास्यास्पद है। हास्यास्पद इस सेंस पे है कि जहाँ पर आप जीत रहे हैं वहाँ पर आप बात नहीं कर रहे हैं, और जहाँ पर आप हार रहे हैं वहाँ पर आप बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल एक जनरल, कोई भी आम आदमी इस बात को कहेगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर ईवीएम अगर संदेह के दायरे में है तो कांग्रेस उसको प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रही है? सारे दल उसको प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? उसको मुकाम तक क्यों नहीं ले जा रहे हैं? आप हार के कई कारण बता सकते हैं, उसमें भी एक कारण आप ईवीएम को भी बता सकते हैं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम मान लें कि ईवीएम हैक है, तो अगर हैक है तो उसको आप मुकाम तक ले जाइए ना, लड़ाई को आप मुकाम तक क्यों नहीं ले जा रहे हैं? आप चुनाव आयोग के पास जाइए, आप सब जगह जाइए, जनता की अदालत में जाइए, आप क्यों नहीं जा रहे हैं? अगर आप चुनाव का बहिष्कार करिए, देख लीजिए, लेकिन आप उसको उस तरीके से नहीं ले रहे हैं। अगर है ईवीएम है, लोग कह रहे हैं, कई लोग चर्चा करते हैं कि नहीं साहब ये ईवीएम का कमाल हो रहा है, ये इसका कमाल हो रहा है, ये इसका कमाल है, तो अगर ये सारी चीजें अगर हैं तो आप उसको मुकाम तक ले जाइए, उसको मुकाम तक ले जाने की जरूरत है। जो दूसरी बड़ी बात है, आप ये बताइए कि बेसिकली दिक्कत क्या है कि आपकी जो फाइटिंग अप्रोच है, जो आपकी अप्रोच होनी चाहिए, जो आपके डेवलपमेंट के नाम पर होना चाहिए, उस लड़ाई को आप नहीं बढ़ा रहे हैं, आप लोगों को तैयार नहीं कर पा रहे हैं। तो जाहिर है उससे वो तो होना ही है। किसी भारत की आज़ादी के बाद देखिए एक दौर चला, नेहरू के नाम पर लोगों ने वोट दिया, उसके बाद इंदिरा गांधी के नाम पर वोट पड़ा, उसके बाद राजीव गांधी के नाम पर वोट पड़ा,
90 के दशक के बाद, मतलब आप ये बताइए कि 90 के दशक के बाद परिस्थितियां बदली हुई हैं और आज परिस्थितियां बदली, आज मोदी के नाम पर वोट पड़ रहा है। ये दौर भी नहीं रहेगा। इसमें न तो भाजपा को बहुत खुश होने की जरूरत है, न उसको अहंकार पालने की जरूरत है, क्योंकि ये तो दौर चला है, ये दौर बदलता रहता है। इसलिए सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का कि देश को कैसे मजबूत किया जाए, इसकी एकता अखंडता को कैसे मजबूत किया जाए, डेवलपमेंट कैसे किया जाए, जो गरीब लोग हैं उनको कैसे आर्थिक तौर पर मजबूत बनाया जाए, जो तमाम बुजुर्ग लोग हैं उनकी कैसे सुरक्षा की जाए। हमारे जो इशू हैं, जो तात्कालिक इशू हैं, जो जीने के जो मौलिक जो बुनियादी चीजें हैं, उनको कैसे किया जाए, सड़क कनेक्टिविटी को कैसे किया जाए, रेलवे कनेक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, एयर कनेक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, स्कूल कॉलेजों की स्थिति कैसे ठीक कर सकते हैं, फ्लाइंग को कैसे आप रोक सकते हैं, लोगों को कैसे रोजगार दे सकते हैं, लोगों को घरों का सम्मानजनक रोजगार कैसे मिल सकता है, जो यहाँ का पानी जा रहा है, जो यहाँ की जवानी बर्बाद हो रही है, उसको आप कैसे यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इन चीजों पर सोचने की जरूरत है। ठीक है, पाठक जी आएंगे भी, पाठक जी आएंगे। ललित जोशी जी, पाठक जी को सुना आपने? ललित जी आवाज आ रही है आपको? मजहर नईम जी आपको आवाज आ रही है? जी मजहर जी देखिए, अभी ललित जोशी जी जो कांग्रेस जुड़े हुए हैं उनका कहना है कि ईवीएम पर सवाल क्यों न करें। अगर 10 सीटें अगर बीजेपी जीत रही, 10 राज्य में सरकार बीजेपी बना रही, तो कहीं एक राज्य हमें मिल जाता है, 15 राज्य के बाद एक राज्य हमें मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं सवाल तो ईवीएम पर खड़े होंगे ना, उनका कहना है। ये तो ऐसा ना, जब ऐसा हो ये तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जब उसके पास कोई मुद्दे नहीं होते हैं, उसके पास कोई विजन नहीं होता, तो लास्ट में उसके पास क्या होता है ये बताइए। क्या चोर चोरी करने वाला कभी ये कबूलता है मैंने चोरी की? जी कभी नहीं कबूलता ना। वो तो कहता साहब ये ऐसा होगा, इधर का रास्ता गंदा होगा, इधर के ताले कुछ फलाने तोड़े होंगे, ये इस तरीके से कांग्रेस घुमाती रहती। जब कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है, कांग्रेस के पास कोई सोच नहीं है, आज कांग्रेस परेशानी में है जी। आज कांग्रेस भ्रष्टाचार की जब चोट पड़ी है तो उससे परेशानी में है। उसको सत्ता की आदत है, उसको सरकार की आदत है। विपक्ष में कांग्रेस को रह नहीं जा रहा है। विपक्ष के मुद्दों को तो उनको परवाह है नहीं जी। अब देखिए, नेता प्रतिपक्ष कोई आवाज सुनना है आपके? नेता प्रतिपक्ष की चीज है, विपक्ष नाम की चीज है कोई? कांग्रेस को सोचना चाहिए। कांग्रेस को आज विपक्ष के रूप में अगर कांग्रेस है तो कांग्रेस को विपक्ष ही अपने आप को मान करके और सोचना चाहिए, जनता के बीच में जाना चाहिए। अगर कुछ समस्या है जनता की उनकी नजर में है तो उसको सरकार के सामने रखना चाहिए, सदन में रखना चाहिए। सरकार पर प्रेशर बनाना चाहिए जनता की, कोई अगर समस्या सही तरीके से नहीं हो रही। ठीक है नईम साहब, वक्त की कमी है, आखिरी सवाल पाठक जी से ले लेते हैं। पाठक जी, कांग्रेस विपक्ष की भूमिका सही से निभा नहीं पा रहा है, कैसे देखते हो आप? लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए ऐसे ऐसे मुद्दे सामने लाते हैं जो हास्यास्पद होते हैं। अरे किसी का सर पैर नहीं है, वो मुद्दों को उठाना कोई औचित्य की बात नहीं है, वो काबिलियत की बात नहीं है। आज कांग्रेस अपने घर में ही गिरी हुई है। हरीश रावत जी का एक बयान आता है और वहां के प्रदेश अध्यक्ष उस बयान का खंडन करते हैं। वो कहते हैं कि हरीश रावत जी का अपना पर्सनल बयान है। जिस कांग्रेस की ये हालत हो कि पूर्व मुख्यमंत्री के बयान को वो खंडन करने में लग जाए, जी। उससे कांग्रेस की मानसिक स्थिति आपको पता ही है। पूरे देश में यही हाल है। आज राहुल गांधी कोई बयान देते हैं तो क्या जनता उनके बयानों को गंभीरता से लेती है, या कांग्रेस पार्टी उनके बयानों को गंभीरता से लेती है, या उनके घटक दल कोई उनके बयानों को गंभीरता से लेते हैं? ये सोचने की बात है। ठीक है गणेश पाठक जी, रोकेंगे आपको, वक्त की कमी है। गणेश पाठक जी, आपने अपना कीमती समय दिया, आपका धन्यवाद। साथ ही मजहर नईम नवाब जी थे, वरिष्ठ नेता थे बीजेपी से, आपका भी धन्यवाद। ललित जोशी जी, पूर्व दर्जा राज्य मंत्री कांग्रेस उत्तराखंड से, आपका भी धन्यवाद। उत्तराखंड के महासंग्राम में मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।